अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल करवाया और लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या तुर्की का ज़लज़ला हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से आ सकता है? क्या आप जानते हैं? जवाब में जो ऑप्शंस दिए गए उसमें था हाँ, नहीं या मुझे मालूम नहीं। मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि 8,000 के करीब लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया और उनमें तकरीबन 50% लोगों ने कहा कि तुर्की का ज़लज़ला हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से आया। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़लज़ले हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं आते। इंसान ज़लज़लों को ला सकता है अपने कारनामों की वजह से, और वो कारनामे आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उनमें कहीं भी हार्प टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ज़लज़लों को मेजर करना या उनका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर हम कदीम चीन में चले जाएं तो वहाँ पर एक ऐसा डिवाइस शुरू में बनाया गया जो कि ज़लज़ले के बारे में बता सकता था। यहाँ पर आपको एक पॉट दिखाया गया है और इसके ऊपर ड्रैगन है। ड्रैगन के मुंह में एक सर्कुलर बॉल है और नीचे मेंढक खड़े हुए हैं मुंह खोल के। अगर ज़लज़ला आता है और ज़मीन में जुम्बिश पैदा होती है, ज़मीन थरथराती है, वाइब्रेट करती है, तो ये बॉल गिरेगी और मेंढक के मुंह में चली जाएगी। ये पॉट आपको ये भी बताएगा कि ज़लज़ला किस डायरेक्शन में आया है। बादशाह ने, उस वक्त के एम्परर ने, इस पॉट को अपने महल में रखा और कुछ अरसे के बाद एक बिल्कुल नॉर्मल दिन में इस पॉट ने बॉल को मेंढक के मुंह में गिरा दिया। सब हैरान रह गए, सब ने कहा ये पॉट तो काम नहीं कर रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि उसी तरफ एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है। ज़लज़लों को मेजर करना आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं टेक्टोनिक प्लेट से। हमारी ज़मीन के अंदर की तरफ लिक्विड है जिसे मेंटल कहा जाता है। अगर आप मेंटल की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको लावा ही लावा मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर 100 किलोमीटर तक क्रस्ट मौजूद है, यानी कि स्लैबें मौजूद हैं। इन स्लैबों में मुख्तलिफ डिवीजन्स भी हैं और ये प्लेट्स, स्लैबों की प्लेट्स या क्रस्ट की प्लेट्स, इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इनकी गहराई 10 मील से लेके 160 मील तक यानी मेंटल तक चली जाती है और टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती हैं। 3.5 बिलियन सालों से टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट में हैं, आपस में मूव करते हैं। और इनकी मूवमेंट कितनी है? ये एक साल में 1 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक मूव करती हैं। नीचे लावा है और उसके ऊपर ये स्लैब्स फ्लोट करती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो मुख्तलिफ किस्म के ज़लज़ले हमारे पास आते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि प्लेट्स की बाउंड्रीज जब वो मूव करते हैं तो कैसे होती हैं। या वो डाइवर्ज कर जाती हैं, या वो कन्वर्जेंट होती हैं, या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती हैं। यानी या तो वो दूर हो जाती हैं, या वो एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, या वो साइड वाइज मूव कर देती हैं। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितने संगीन किस्म के ज़लज़ले आ सकते हैं। उसके साथ साथ फॉल्ट लाइंस भी डेवलप होती हैं। जब आप ज़लज़लों के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, और अगर मैं ज़लज़लों को टेक्टोनिक प्लेट्स के मैप पर प्लॉट कर दूं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर ज़लज़ले वहां पर आ रहे हैं जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, यानी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। फॉल्ट लाइंस रॉक्स को तोड़ती हैं। जहां पर फॉल्ट लाइन प्रोड्यूस होती हैं वहां पर इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है कि रॉक्स टूट जाती हैं, मेल्ट होती हैं, या आपस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देना शुरू कर देती हैं। ये भी बताता चलूं कि मेंटल में, ज़मीन के अंदर के हिस्से में, मेंटल में रॉक्स मूव भी कर रही हैं। सर्कुलर मूवमेंट उनकी है ज़मीन के अंदर। इन रॉक्स की मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, रॉक्स की आपस में फ्रिक्शन की वजह से, कई ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ज़लज़ले आते हैं, और इसीलिए आज तक हम इनको प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सके। हाँ, हम ये ज़रूर करते हैं कि हिस्टोरिकल और तारीख़ी डाटा ले लेते हैं और उसकी बिना पर अंदाज़े लगाने की कोशिश करते हैं कि अगले ज़लज़ले कहाँ पर आएंगे।
हम अब ये भी कर रहे हैं कि ज़मीन के हर तरफ सिस्मिक डिटेक्टर्स लगा रहे हैं ताकि जहां पर भी ज़मीन की सिस्मिक एक्टिविटी हो उसे प्लॉट किया जा सके। और उसको प्लॉट करने के लिए उससे जो डाटा हमारे पास उन डिटेक्टर से आता है उसे नासा के एक सॉफ्टवेयर में इनपुट किया जाता है जिसे क्विक सिम कहा जाता है। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला ज़लज़ला कहाँ पर आएगा। लेकिन सिर्फ यही मुहर्रिकात नहीं हैं ज़लज़लों की पेशगोई करने के लिए, बल्कि मैं आपको एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। 2007 में जापान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया। इस ज़लज़ले से कुछ दिनों पहले जापान के इर्द गिर्द समंदरों में दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। ये रेडॉन और थोरॉन थे। इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बढ़ने की वजह यह थी कि छोटे छोटे क्रैक्स, माइक्रो क्रैक्स क्रस्ट में पड़ना शुरू हो गए थे ज़लज़ले के आने से पहले, और उनसे जो गैसेस रिलीज हुई उनमें रेडॉन और थोरॉन मौजूद थे। तो एक वार्निंग सिस्टम तो ये हो सकता है कि हम जापान के गिर्द दूर दूर तक ऐसे सेंसर्स लगा दें जो कि इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, उनकी कंसंट्रेशन के बारे में हमें वार्निंग देते रहें। और अगर हमें पता चले कि इनकी कंसंट्रेशन पानी में, समंदरों में ज़्यादा हो गई है, तो हम कुछ अरसे पहले या चंद दिनों पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। दूसरा तरीका यह है कि हम ज़मीन के अंदर डायरेक्टली झांक कर देखें। ज़मीन के अंदर झांकने के लिए हमें काफ़ी गहराई में जाना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 160 किलोमीटर तक हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। लेकिन आज तक हम ज़मीन में जो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गहराई में जा सके हैं वो 12 किलोमीटर तक है। तो 12 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़मीन के अंदर जाकर सेंसर्स लगाना या देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम 10 किलोमीटर से आगे, 12 किलोमीटर से आगे जा नहीं सकते, 100 किलोमीटर तक कैसे जाएंगे। अब चलते हैं तुर्की के ज़लज़ले की तरफ और कुछ मुहर्रिकात को देखते हैं कि क्या तुर्की का ज़लज़ला इंसान का पैदा किया हुआ है। तुर्की में ये ज़लज़ला एक जगह पर आया है जो कि गाज़ियान्टेप कहलाती है। हो सकता है मैं ये नाम सही ना ले रहा हूँ। गाज़ियान्टेप वो जगह है जहाँ पर पहला ज़लज़ला आया। तो दो शॉक्स थे, दो मर्तबा शॉक्स ने तुर्की को तबाह किया। एक शॉक 7.8 रेक्टर स्केल पर अपनी मेजरमेंट रखता था, लेकिन उसके कुछ दूर एक दूसरा ज़लज़ला भी आया जो कि 7.5 मैग्नीट्यूड का था। तो पहला ज़लज़ला 7.8 मैग्नीट्यूड का था और फिर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला 1:24 लिखा गया है यहाँ पर, उसने आकर तुर्की को हिला दिया। तो हमारे पास दो शॉक्स आए और उनके आफ्टर शॉक्स 285 अभी तक गिने जा चुके हैं। लेकिन अगर हम इस हिस्से की, तुर्की की तारीख की तरफ तवज्जो करें तो हमें एक और किस्म का डेटा नजर आएगा। 1900 से आगे चलते हैं, 19th सेंचुरी की तरफ हम चलते हैं। 1900 के बाद तुर्की में 21 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं जिनमें 7+ के कई अर्थक्वेक मौजूद हैं, 7+ मैग्नीट्यूड के कई अर्थक्वेक मौजूद हैं। 1939 में तुर्की में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया जिसकी मैग्नीट्यूड 7.8 थी रेक्टर स्केल पर। 32,000 लोग इसमें वफात पा चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर ये सारा मैप भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर तुर्की में जो ज़लज़ले आए वो तुर्की के इस्तांबुल वाली साइड पर, वेस्ट साइड पर थे। और आप ग्रीस में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर भी, यूनान में भी बहुत से ज़लज़ले आए। लेकिन ईस्टर्न साइड की तरफ ये बहुत बड़े ज़लज़ले हैं जो अब इस वक्त आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुर्की में कभी ज़लज़ले ही नहीं आए और अब अचानक ज़लज़ले आना शुरू हो गए। तो तुर्की में ज़लज़ले आते रहे हैं, लेकिन इनकी वजह क्या है? इनकी वजह है टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर आप तुर्की को गौर से देखें तो आपको इस मैप में नजर आएगा कि 4 किस्म की, 4 टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। एक टेक्टोनिक प्लेट है जो कि यूरो एशिया टेक्टोनिक प्लेट है, ऊपर की तरफ है। एक अफ्रीका टेक्टोनिक प्लेट है जो कि नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड पर मुझे नजर आ रही है, स्क्रीन में आपको भी नजर आ रही होगी। और उसके साथ अरेबिया टेक्टोनिक प्लेट भी है।
और बीच में एक माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट है जो कि एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट है, और एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट को तीन तरफ से और टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इनकी मूवमेंट कैसे है? अगर आप यूरो एशिया की मूवमेंट देखें तो वो टेक्टोनिक प्लेट नीचे की तरफ, जो एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट है नीचे की तरफ इसको प्रेशराइज कर रही है, मूवमेंट उसकी नीचे की तरफ है। अगर आप अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ देखें तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। अब एक नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है, फोर्स लग रही है, एक नॉर्थ वेस्ट की तरफ लग रही है, तो एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट किधर जाएगी? वो इस तरफ को मूव करने की कोशिश करेगी। तो इस तरफ को जब वो मूव करने की कोशिश करेगी तो अफ्रीकन प्लेट भी उस पर प्रेशर डाल रही है, नीचे से वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और यहां पर आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नजर आएगी। तो ये डायनेमिक्स इतने खतरनाक हैं, जियोलॉजिकल डायनेमिक्स इतने खतरनाक हैं कि ये घिरी हुई है इस वक्त तीन तरफ से, और जहां पर भी फॉल्ट लाइन डेवलप होगी वो मौजूद तो हैं, और मूवमेंट होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा और टेक्टोनिक प्लेट मूव करेंगी, वहां पर जल्जला आ जाएगा। और वही आपको तुर्की के नक्शे में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एनाटोलिया टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पर आपको जल्जले के मुहर्रकात नज़र आते हैं। ये जल्जला बहुत ज़्यादा गहरा जल्जला नहीं था, इसका मतलब यह है कि इसका एपिसेंटर बहुत ज़्यादा अंदर नहीं था ज़मीन के, सिर्फ 10 किलोमीटर 10 मील अंदर था। 10 मील को हम समझते हैं कि सरफेस से अगर 10 मील नीचे से एपिसेंटर उसका बन रहा है तो ये जल्जला बहुत ऊपर से, ज़्यादा गहरा जल्जला नहीं है। इसकी वजह से इसकी तबाही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरा जल्जला नहीं होता, उसका सेंटर ज़्यादा अंदर तक नहीं होता, तो उसकी तबाही बहुत ज़्यादा होती है, और वो डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर नज़र आती है। आप तस्वीरों में भी देखते हैं कि किस तरीके से फॉल्ट लाइन के गिर्द प्लेट्स मूव कर गई हैं। अगर आप सैटेलाइट से देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो रेड कलर के डॉट्स हैं वो जगह हैं जहाँ पर मॉडिफिकेशंस हुई हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर चीज़ें बदली हैं। तो नासा ने एक इमेज लिया 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, और दूसरा इमेज लिया अब, और उनको जब कंपेयर किया तो रेड डॉट्स वो जगह हैं जो कि बदल चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शहरों में बहुत ज़्यादा तबाही आई है और ज़मीन पर चेंजेस आई हैं। क्या ये ज़ल्ज़ला हार्प की वजह से आ सकता है? हार्प टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आयनोस्फीयर को, ज़मीन के बाहर आबो हवा को गर्म कर रही है। तो इससे हम वेदर्स को तो चेंज कर सकते हैं, इसमें कम्युनिकेशन को तो इम्प्रूव कर सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर चेंजेस हार्प टेक्नोलॉजी से नहीं लाई जा सकती। मगर बहुत से और तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ज़मीन से ज़लज़ले ओरिजिनेट कर सकते हैं, और ये काम भी इंसान ने ही किया है। मैं आपको लेकर चलता हूं इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स की तरफ, जो कि इंसान की एक्टिविटी की वजह से आते हैं। ज़मीन अंदर से गर्म है और ज़मीन के नीचे पानी भी है। कई जगहों पर यह पानी स्टीम में बदल चुका है। अगर आपने एक स्टीम टरबाइन को चलाना है तो बड़ा आसान तरीका है कि आप ज़मीन के अंदर ड्रिल करें और उस जगह तक पाइप डालें जहां पर स्टीम मौजूद है, और गर्म स्टीम वहां से निकलना शुरू हो जाएगी, और आप स्टीम टरबाइन को चलाएं, उसके साथ जनरेटर कपल है और बिजली बनाना शुरू कर दें। अगर आप 5 किलोमीटर तक, सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो 5 किलोमीटर तक अगर आप पाइप नीचे डालते हैं तो 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलता है, और हम इजीली वहां पर बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम पाइप डालते हैं तो हम ड्रिल करते हैं, और जब हम ड्रिल करते हैं तो हम चट्टानों को, रॉक्स को तोड़ते हैं, और उसकी वजह से हम एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं 1930 से लेकर 1940 ऑयल फील्ड और गैस फील्ड्स की तरफ, क्योंकि हम जब गाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम स्टीम निकालते हैं, लेकिन जब हम ऑयल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, तो उस वक्त भी हम पाइप्स अंदर डालते हैं ताकि हम गैस को और ऑयल को ऊपर खींच सकें। कैलिफोर्निया में इस वजह से बहुत से जल्जले आए। मैं जो आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा हूँ इसको हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कहते हैं या फ्रैकिंग कहते हैं। इसके ज़रिए हम ज़मीन के अंदर ड्रिल करते हैं और प्रेशराइज फ्लूइड गुजारते हैं। अब जो बीच में रॉक्स हैं इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि रॉक्स या टूटती हैं या अपनी जगह छोड़ देती हैं, और अगर रॉक्स टूटती हैं या अपनी जगह छोड़ती हैं तो वहाँ पर इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से छोटे छोटे अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं जो कि आप फील भी नहीं कर सकते, सेंसर्स फील कर सकते हैं लेकिन आप फील नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं आपको एक तीसरी चीज भी बता रहा हूं जिसकी वजह से
अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। पहला हमने देखा था कि गाइजर्स, यानी हम जहां पर स्टीम से पावर प्लांट लगाते हैं वहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। दूसरा, जहां पर ड्रिलिंग हो रही है ऑयल की और गैस की, वहां पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। लेकिन डैम बनाने से, हाइड्रो डैम, पानी के डैम बनाने से भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। अगर आपने एक बहुत बड़ा डैम फॉल्ट लाइन के पास बना दिया है तो वो अर्थक्वेक को जन्म दे सकती है। और हमारा ये ख्याल है कि ऐसा ही हुआ है इंडिया के साथ, जब 1967 में रेक्टर स्केल 6 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर आया। और रिसेंटली 2008 में रेक्टर स्केल 7.9 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक चाइना में आया, जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसने काफी तबाही मचाई। इसके बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि ये पानी के डैम की वजह से है जो कि फॉल्ट लाइन के पास बनाया गया। लेकिन मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूं गाइजर की तरफ, जो कि सैन फ्रांसिस्को में लग रहे हैं। और उसके डाटा अगर आप देखें तो आपको यहां पर नजर आएगा कि वहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे थे। ग्रीन कलर के डॉट बताते हैं कि ये मैग्नीट्यूड 2 या उससे ज्यादा के अर्थक्वेक हैं। तो एक महीने में 750 सीज्मिक इवेंट्स होते हैं और हर दूसरे दिन बड़े अर्थक्वेक्स आते थे जो कि लोग फील करते थे। लोग डरना शुरू हो गए थे, उनकी दीवारें क्रैक हो गई थी, इतने इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते थे। और जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी उसका नाम था कैल्पाइन। यहाँ पर लोगों ने सोना छोड़ दिया था। मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज भी देखे हैं और वो हर वक्त तैयार रहते थे कि वो किस तरीके से रात को घर से बाहर भाग सके कि कहीं अर्थक्वेक ना आ जाए। ऑयल फील्ड भी ऐसा ही करती है। मैं अब आपको कैल्पाइन की बात बताता हूं कि कैल्पाइन ने जब देखा कि यहाँ पर जहां वो ड्रिलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम टेक्नोलॉजी को ज़रा बदलते हैं। हम जहां से गैस निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, वहां से हम लिक्विड बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो वहां पर लिक्विड को हमें अंदर भी डालना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसे एनहांस्ड जियोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, EGS इस टेक्नोलॉजी के नाम है। और इसमें हम जब कोई चीज़ ज़मीन से निकालते हैं तो हम उसमें पानी भी इंजेक्ट करते हैं ताकि लिक्विड की ओवरऑल मिकदार ज़मीन के अंदर वैसे रहे। उसे मुख्तलिफ तय पर किया जाता है। अगर हम स्टीम निकाल रहे हैं तो फिर हम पानी इंजेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम ऑयल निकाल रहे हैं तो हम कुछ और फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं ताकि ज़मीन के अंदर इम्बैलेंस ना हो और इसकी वजह से अर्थक्वेक्स ना आ सके। तो इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन स्टिल हम एक और इलाके की तरफ चलते हैं जिसे ओक्लाहोमा कहा जाता है, और 570 अर्थक्वेक यहाँ पर है। यहाँ पे भी ड्रिलिंग हो रही थी। यहाँ पर 570 अर्थक्वेक आए एक साल में। और अगर आप देखें यहाँ पर 2014, 15 और 16 में तो आपको हैरानी होगी, लेकिन 2016 में यहाँ पर 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। हालांकि ये फॉल्ट लाइन के करीब करीब भी नहीं है, ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर जल्जले आने चाहिए, लेकिन ये जल्जले आए और जिसकी वजह से साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये जल्जले सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वहां पर फ्रैकिंग की जा रही थी, वहां पर ऑयल को निकाला जाता था। तो हमें ये तो पता चल गया कि इंसानी एक्टिविटी की वजह से, और स्पेशली जब हम मिनरल्स ज़मीन से बाहर निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं और स्टीम निकाल रहे हैं, उससे तो ज़लज़ले आते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है जिससे ज़लज़ले आ सकते हैं, और वो तरीका बहुत ख़तरनाक है। ये तरीका है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका वो मुल्क है जिसने आज तक 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। ये टेस्ट उन्होंने स्पेस से लेकर ज़मीन के अंदर तक किए हैं, और क्योंकि बाद में उन्होंने कुछ ऐसे मुआहदों पर साइन किया जिसकी वजह से ये टेस्ट उनको रोकने पड़े। ये टेस्ट 1972-73 तक वो कर चुके थे। मैं आपको यहाँ पर एक टेस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि अलास्का में 1971 में किया, एक जजीरे पर किया गया। इस टेस्ट से हमने एक न्यूक्लियर वेपन को ज़मीन के अंदर फाड़ा, एक्सप्लोड किया, ज़मीन के अंदर फेंका और उसको एक्सप्लोड किया। 6.8 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया। इस जल्जले के 1000 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आए 30 दिनों में। इस जल्जले को फिल्माया भी गया, इसकी बहुत सी वीडियोस भी बनाई गई, और उन वीडियो में से एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के एंड पर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना भयानक किस्म का जल्जला आया। लेकिन जब न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हम
किसी जगह पर फेंकते हैं तो हमारे पास बहुत से ऐसे डिटेक्टर्स हैं जो ये बता सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया है। तुर्की के इस ज़ल्ज़ले में किसी भी एक मुल्क ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया है। ये मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के ज़रिए इस किस्म का ज़ल्ज़ला लाया जा सकता है, लेकिन क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे डायरेक्शनल बना सकते हैं, उसे किसी टारगेट पर हिट कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एहसास होगा और आप एक मरतबा हिल जाएंगे कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए तो कितना ख़तरनाक ज़ल्ज़ला आ सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमारे पास इस वक्त किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है कि तुर्की का ज़ल्ज़ला, उसकी हिस्ट्री देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि तुर्की का ज़ल्ज़ला मसनूई था या इंसानों का बनाया हुआ था।